हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक। आज बीए सेकेंड ईयर के पेपर में राजस्थान हिस्ट्री में हम राजपूत सहयोग की नीति आमेर के मानसिंह के समय में उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको उसकी प्रथम और द्वितीय काल में शाही सेना में जब मानसिंह रहे उसके बारे में चर्चा करी थी। आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो शाही सेना में मानसिंह के तीसरे काल के विषय में होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मानसिंह का मुगल सेवा में तीसरा काल जो था वो 1589 से 1614 ईस्वी तक रहा। और मानसिंह, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, 12 साल की अल्पायु में ही अकबर ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें मुगलों की सेवा में ले लिया था और मृत्यु पर्यंत वो मुगलों की सेवा में रहे। और उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति, अपने सैन्य अभियानों और अपने कार्यों के द्वारा मुगल साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। यहाँ हम बात कर रहे हैं मानसिंह के तीसरे काल की। मानसिंह का तीसरा काल जो है वो वैसे 1589 से शुरू होता है, लेकिन इससे पूर्व अकबर ने 1587 ईस्वी में मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। और जब उन्हें बिहार का सूबेदार नियुक्त किया उस समय बिहार में आंतरिक रूप से बहुत ही अशांति और अव्यवस्था की स्थिति थी। सरदार और जो साम्राज्य के अन्य लोग थे वो आपस में संघर्षरत थे। ऐसी स्थिति में मानसिंह ने अपनी योग्यता के आधार पर वहां शांति और व्यवस्था कायम की। लेकिन जब वो इस कार्य में व्यस्त थे तभी अचानक 14 फरवरी 1590 ईस्वी में मानसिंह के पिता भगवंत सिंह की 1589 में भगवंत सिंह की मृत्यु हो गई। और तब अकबर ने 14 फरवरी 1590 को मानसिंह को आमेर का राजा नियुक्त कर दिया। आमेर में उनका राज्याभिषेक हुआ और साथ ही राज्याभिषेक के साथ साथ उन्हें 5 हजारी मनसब और राजा की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की थी। जो ये मनसब हुआ करते थे ये बहुत ही सम्माननीय पद हुआ करते थे, क्योंकि इन पर अधिकांशतः मुगल राजघराने के लोगों या राजकुमारों का ही अधिकार होता था, उन्हें ही दिए जाते थे। लेकिन अकबर ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इन्हें राजा का पद दिया और साथ ही 5 हजारी मनसब भी इन्हें प्रदान किया। राजा बनने के पश्चात आमेर में जब इनका राज्याभिषेक हो गया, इसके पश्चात पुनः मानसिंह अपने बिहार सूबे की रक्षा के लिए आ गए और बिहार सूबे में पहुंचने के पश्चात यहीं से मानसिंह के एक लंबे और गौरवपूर्ण अध्याय का प्रारंभ हो जाता है, जो कि निरंतर उन्नति के शिखर पर और उनके यश को बढ़ाने वाला रहा। बिहार के उद्दंड, अनुशासनहीन और विद्रोही सरदारों का दमन करने के लिए मानसिंह पूर्ण रूप से तैयार थे। और इसी प्रक्रिया में सबसे पहले उन्होंने गिद्धौर के शासक पूरनमल को परास्त किया। पूरनमल पर जब आक्रमण किया, पूरनमल ने परास्त हो जाने के पश्चात मानसिंह के सम्मुख उपस्थित होकर अपने कुछ चुनिंदा हाथी और कीमती वस्तुएं उन्हें भेंट करी और अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ली। और साथ ही
अपनी एक पुत्री का विवाह मानसिंह के भाई के साथ उन्होंने कर दिया। तो मानसिंह के जो कार्य थे या मानसिंह का जो यश था, ये तीसरे कार्यकाल में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनका प्रथम और द्वितीय काल की अपेक्षा तीसरा काल जो था वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब गिद्धौर के शासक पर अपना राज्य पर अपना अधिकार करने के पश्चात उन्होंने गया जिले में शुंभुपुरी के शासक को परास्त किया और गया जिले में ही उन्होंने मानपुर नामक एक नगर भी बसाया। बाद में उसके वहां पर उन्होंने अपनी कार्य व्यवस्था प्रारंभ की। वहां पर उनके द्वारा नियुक्त लोग रखे गए। लेकिन इसी बीच बंगाल से भागकर आए दो मुस्लिम विद्रोहियों ने, जो निरंतर हाजीपुर बिहार की तरफ बढ़ रहे थे, उन पर आक्रमण किया मानसिंह पर। लेकिन मानसिंह ने अपने पुत्र के साथ उनको परास्त किया और परास्त होने के पश्चात उन्होंने भी अपनी बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं अकबर की सेवा में प्रदान कर दी। तो इस प्रकार बिहार की सूबेदारी का उनका जो प्रारंभिक काल था वो निरंतर उन्हें यश की ओर ले जाने लगा था। जब बिहार के वो सूबेदार थे तभी 1590 में 1590 ईस्वी में मानसिंह ने भागलपुर बर्धमान मार्ग से आगे होते हुए जब वो जहानाबाद की तरफ जा रहे थे, तब उत्तरी उड़ीसा के एक शक्तिशाली अफगान शासक कतलू खां ने उन पर एक शक्तिशाली सेना के साथ आक्रमण कर दिया और रायपुर दुर्ग पर उसने अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध में मानसिंह के पुत्र भी मानसिंह के साथ थे, लेकिन कतलू खां के साथ हुए युद्ध में उनकी पराजय हुई। लेकिन मानसिंह अपने इस कार्य से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने पुनः इन अफगान विद्रोहियों के प्रति बदला लेने की चेष्टा की। इसी बीच कतलू खां की मृत्यु हो गई और कतलू खां के जो वजीर थे ईशा खां, उन्होंने उसके पुत्र नासिर खां को सिंहासन पर बैठाया। नासिर खां जब सिंहासन पर बैठे तो राज्य का वास्तविक जो उत्तरदायित्व था वो वजीर के हाथ में ही था और उनके कहने से उनके पुत्र नासिर ने गद्दी पर बैठने के पश्चात मानसिंह के साथ एक संधि वार्ता की, जिसमें उन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अकबर के नाम का उन्होंने खुतबा पढ़वाया, सिक्के भी ढलवाए और ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो भी उन्होंने सम्राट को सौंपने की बात की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों पर, विभिन्न स्थानों पर अधिकार करते हुए जब वो उड़ीसा की तरफ बढ़े तो उड़ीसा में भी उन्हें सफलता प्राप्त हुई और 1570 में मानसिंह के साथ जो इन्होंने नासिर ने संधि करी थी, उससे मानसिंह की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई। लेकिन ये कहा जाता है कि 1570 की 1590 की इस संधि से अकबर प्रसन्न नहीं थे और कुछ समय पश्चात अफगान जो थे वो भी पुनः विद्रोह करने लगे। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि अभी मानसिंह के सामने बहुत सी चुनौतियां बाकी थी। तत्पश्चात 3 नवंबर 1551 ईस्वी में वो उड़ीसा के जलेसर नगर की तरफ बढ़े और अफगानों ने को जब उनके आने का पता चला तो उन्होंने इस खतरे से निपटने के लिए
उनके विरुद्ध कूच कर दिया। लेकिन ये कहा जाता है कि मानसिंह और मुगलों के तो खाने की वजह से मानसिंह जो थे वो अपने प्रयास में सफल हुए, अफगान परास्त हुए और कुल मिलाकर मानसिंह ने कटक, ओल के दुर्ग और खुर्दा पर विजय प्राप्त कर ली और साथ ही साथ 30 जनवरी 1593 को खुदरा के राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह भी मानसिंह के साथ कर दिया। तो इस प्रकार मानसिंह निरंतर सफलता की ओर अग्रसर थे। अब मानसिंह जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने मानपुर के दुर्ग, जो कि उड़ीसा और तेलंगाना के मध्य था, और रोहताश के दुर्ग पर भी शांति और व्यवस्था कायम करने में सफलता प्राप्त की। इसी बीच मानसिंह को अकबर का आदेश प्राप्त हुआ। वो अकबर के आदेश पर लाहौर पहुंचे। वहां पर अकबर ने उनकी काफी प्रशंसा की और उन्होंने ये भी कहा कि इनका जो 7 वर्ष का शासन काल था, क्योंकि 1587 में बिहार की सूबेदारी प्राप्त हो गई थी, तो 1587 से लेकर और 1594 ईस्वी तक का इनका जो शासनकाल था उसमें इन्होंने बिहार और उड़ीसा की विजय प्राप्त की और विभिन्न संधियों और युद्धों के द्वारा इन्होंने मुगल शासक अकबर की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इन 2 स्थानों की सूबेदारी के पश्चात, वो बिहार की सूबेदारी के पश्चात मार्च 1594 में मानसिंह की योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें बंगाल की सूबेदारी प्रदान कर दी। अब बंगाल का सूबेदार नियुक्त हो जाने पर उन्होंने बंगाल की सूबेदारी का अपना उत्तरदायित्व ग्रहण किया और साथ ही मानसिंह ने अफगान सैनिकों को कुचलने हेतु भी सैनिक दस्ते तैयार किए और अफगानों के विरुद्ध कुछ सैनिक दस्ते भेजे गए। 12 अप्रैल 1595 को मानसिंह के पुत्र हिम्मत सिंह ने बुसना नामक दुर्ग पर अधिकार कर लिया और जैसे ही बुसना दुर्ग का पतन हुआ, कुछ अफगान विद्रोही पुनः उनके विरुद्ध जागृत हो गए, लेकिन हिम्मत सिंह ने उन अफगानों को परास्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसी सूबेदारी में रहते हुए मानसिंह ने कूच बिहार को भी मुगलों की अधीनता में लाने का प्रयास किया। कूच बिहार पर इस समय लक्ष्मी नारायण नाम के राजा का शासन था। ये कहा जाता है कि जब लक्ष्मी नारायण के साथ उनकी वार्ता हुई तो लक्ष्मी नारायण ने शीघ्र ही अकबर की अधीनता स्वीकार करने, अकबर के नाम का खुतबा पढ़वाने और मुगल साम्राज्य के सिक्के ढलवाने की बात उनके सामने रखी, जिसके लिए मानसिंह तैयार हो गए और वो मानसिंह के साथ अकबर के दरबार में भी उपस्थित हुए। साथ ही साथ उन्होंने अपनी बहन का विवाह भी मानसिंह के साथ कर दिया। तो हालांकि लक्ष्मी नारायण के जो भाई थे, 2 अन्य भाई, वो मानसिंह का विरोध कर रहे थे, लेकिन मानसिंह के शौर्य और पराक्रम के आगे उनकी एक न चली। तत्पश्चात हम देखते हैं कि 1599 ईस्वी में अकबर ने सलीम को मेवाड़ विजय के लिए भेजा और ये कहा जाता है कि जब सलीम मेवाड़ की विजय के लिए गए तो मानसिंह को भी उनके साथ भेजा गया, क्योंकि मानसिंह के पास इस समय बंगाल की सूबेदारी थी। अतः मानसिंह की अनुपस्थिति में यहाँ का शासक, यहाँ का उत्तरदायित्व जो था
अकबर ने वो उनके पुत्र जगत सिंह को दे दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात ही जगत सिंह की मृत्यु हो गई 1599 ईस्वी में ही, और तब उनके पुत्र महासिंह को ये उत्तरदायित्व दिया गया। लेकिन जब सलीम के साथ मानसिंह मेवाड़ अभियान के लिए गए हुए थे, उसी समय उन्हें ये सूचना मिली कि बंगाल में कुछ विद्रोहियों ने अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है। तो सूचना मिलने पर मानसिंह पुनः बंगाल लौटे और वहां पर उन्होंने शांति और व्यवस्था को कायम किया। बंगाल में शांति स्थापित करने के पश्चात उन्होंने ढाका और विक्रमपुर के विद्रोहियों का दमन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1589 से और 1614 तक का जो उनका काल था, हालांकि यहाँ पर अभी हमने समझिए 1599 और उसके पश्चात 2-3 साल का अगर हम और देख लें तो हम ये मानते हैं कि ये इनका 10-11 साल का 1589 से 1599 तक, तो ये जो 10-11 साल का मानसिंह का शासनकाल था और उनकी बिहार और बंगाल की सूबेदारी थी, उसमें उन्होंने अपने कार्यों को बहुत ही अच्छी तरह संपन्न करा। और अब उनकी जो पहचान थी वो अपने पिता और दादा के नाम से नहीं थी, बल्कि वो अपने स्वयं के नाम से, मानसिंह के नाम से जाने जाते हैं। ये कहा जाता है कि 1605 ईस्वी में अकबर ने उन्हें आगरा आमंत्रित किया। वो आगरा में जब उपस्थित हुए तो अकबर उनकी स्वामी भक्ति और उनकी विधियों से इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें 7,000 जात और 6,000 का मनसब प्रदान किया कर उनका सम्मान किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मनसबदार हुआ करते थे और विशेष रूप से 5,000 या उससे ऊपर वाले, इस पर किसका अधिकार था? शाही राजघराने के या राजकुमारों का अधिकार था। लेकिन मुगल बादशाह अकबर मानसिंह की सेवा से इतना प्रसन्न था और उन्हें ये लगने लगा था कि साम्राज्य के विस्तार में और राजनीतिक सर्वोच्चता प्रदान करने में मुगल राजपूत जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और उनका एक सशक्त उदाहरण जो है वो मानसिंह है। तो इसलिए उन्होंने अपनी सहिष्णुतापूर्ण नीति को अपनाते हुए मानसिंह को यह सम्मान प्रदान किया, और साथ ही इसके अलावा उन्होंने सलीम के पुत्र खुसरो का संरक्षक भी मानसिंह को नियुक्त किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिंह का ये जो तीसरा शाही सेवा में कार्यकाल था ये अत्यंत गौरवपूर्ण था। अभी ये चैप्टर जो है ये अभी और बाकी रह जाता है, तो हम अभी इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी सलीम के साथ मानसिंह के संबंधों और मानसिंह का जो मूल्यांकन है उस पर भी हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अभी तीसरे पार्ट में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।